टिहरी की ये वो विधानसभा सीट है जो इस बार बेहद दिलचस्प हो चुकी है। दिलचस्प कुछ इस मायने में कि यहाँ से जो भाजपा के सिटिंग विधायक थे वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और जो एक पुराने कांग्रेसी गांधी परिवार के बेहद नज़दीकी माने जाते थे किशोर उपाध्याय, वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। और इनके अलावा एक और मजबूत प्रत्याशी इस सीट पर हैं जिनका नाम है दिनेश धने, जो कि पर्यटन मंत्री भी रहे हैं। लेकिन टिहरी विधानसभा सीट पे चर्चा करने के साथ ही हम लोग उन तमाम मुद्दों पे चर्चा करेंगे उत्तराखंड इलेक्शंस को लेकर के, पहले चुनाव से और आज के 2022 के चुनाव तक। और हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि टिहरी में हमारे साथ उत्तराखंड के दो दिग्गज हैं। डॉक्टर एसपी सती जी हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार महिपाल नेगी जी हमारे साथ हैं। सर, पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग सर, आप दोनों लोगों ने बहुत नज़दीक से उत्तराखंड की पॉलिटिक्स को देखा है। आप लोग आंदोलन के दौर में शामिल भी रहे हैं। तो 22 साल का जो उत्तराखंड का सफ़र है, उन 22 सालों में उत्तराखंड राज्य की जो यात्रा है, उत्तराखंड राज्य के चुनावों की यात्रा क्या रही है, थोड़ा सा एक ब्रीफ, एक ओवरव्यू सबसे पहले हमारे दर्शकों को दीजिए। अगर हम जो पहले इलेक्शन हुए विधानसभा के 2002 में हुए, तब से और ये 2022 का जो चुनाव है, अगर इस पे हम मतलब सिलसिलेवार अगर हम देखें कि क्या क्या प्रवृत्तियाँ बढ़ी, तो एक तो 2002 के चुनाव में पैसे का इतना बोलबाला नहीं था। मतलब बहुत कम पैसों में भी लोग निर्दलीय ज़्यादा लड़े। उत्तराखंड क्रांति दल वाले लड़े। उत्तराखंड क्रांति दल एक अच्छी फोर्स के रूप में उभर कर आ रही थी। मैदानी इलाकों में सपा और बसपा का प्रभाव था। ये सारी चीज़ें हुई। डाउन द ईयर्स धीरे धीरे क्षेत्रीय दल गौण हो गए। उसके बाद ये बसपा और सपा भी सिमट कर रह गई, या तो वो शिफ्टिंग हो गई उनकी कांग्रेस की तरफ या भाजपा की तरफ। लेकिन वो दोनों दल भी आज ख़त्म हो गए और पैसा बहुत बड़े लेवल पर उसमें आया। बड़ा प्लेयर बन गया, बहुत बड़ा प्लेयर बन गया है, क्योंकि लोगों ने देख लिया है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी छोटी हैं, तो इसमें मेजॉरिटी ऑफ द वोटर पैसे से मैनेज किया जा सकता है। तो जो छोटी कंस्टिट्यूएंसी बनने का एक प्रशासनिक इकाई का छोटी होना विकास की शर्त होती है। वो विकास चुस्त दुरुस्त होता है, वो तो पता नहीं हुआ नहीं हुआ। लेकिन उसका एक दूसरा जो साइड इफेक्ट था, जो अगेंस्ट जाता है, वो ये हुआ कि छोटी कंस्टिट्यूएंसीज को पैसे से मैनेज किया जा सकता है। ये मेजॉरिटी ऑफ द लीडर्स में आज ये व्याप्त हो चुकी है और पैसा बहुत खर्चीली, ये यहाँ की कंस्टिट्यूएंसीज बहुत खर्चीली हो गई। एक बात तो ये है। दूसरा, मैं आपसे कह रहा था जैसे कि मैंने देखा कि 2002 में राज्य आंदोलन के या इधर से कई सारी तरह की फोर्सेस थी। एक हैंगओवर था, सेपरेट राज्य बना था, लोगों का एक यूटोपियन थीसिस थी दिमाग में। तो इस तरह की प्रवृत्तियाँ थी। तो 2002 के चुनाव में काफ़ी कुछ उस चीज़ में देखा गया, कुछ आइडियलिज्म भी था, ये सारी चीज़ें आई थी। और लेकिन एक बात ये थी कि भाई 18 कंस्टिट्यूएंसीज थी शायद, 19 कंस्टिट्यूएंसीज का सीधे 70 बन गई। तो हुआ क्या कि जो छूट में नेता थे, ये तो कभी सपने में भी नहीं सोचते थे कि उनको टिकट मिलेगा, सडनली वो विधानसभा के प्रत्याशी बन गए बड़ी पार्टियों के। इसका पहले उसमें तो क्या हुआ कि वो डेवलप होने का टाइम नहीं मिला उनको। ये सडन इतना हो गया कि वो डेवलप होने का टाइम मिला। लिहाजा उस दृष्टि से देखा जाए तो जैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज की संख्या बढ़ी, लीडरशिप बौनी हो गई। लीडरशिप प्रवृत्तियों से बौनी हो गई, सोच में बौनी हो गई और बहुत छोटे। अच्छा, फिर क्या हुआ कि इस बीच क्या हुआ कि पैसा कुछ तो राज्य नया बना था, कुछ पैसा भी केंद्र से भी आया था, कुछ एनडी तिवारी जी भी काफ़ी पैसा, क्योंकि प्रभावशाली व्यक्ति थे। और उस दौरान बड़े जो एशियन डेवलपमेंट बैंक हैं या वर्ल्ड बैंक हैं, इनसे बड़े लेवल पे पैसा लिया गया, जो कि सड़कों पे और इन चीज़ों पे जो आज आपको दिखता है, वो पैसे का फ्लो बहुत तेज़ी से आया। उस पैसे को अगर बैलेंस बनाया जाने के लिए कुछ दौरान तो उस पर बहुत हेफाचल रहा। बाद में क्या गया, उसके लिए एक इंस्टीट्यूशनल करप्शन का एक बहुत साइलेंटली एक रास्ता खोला गया कि बड़े ठेकेदार, कि ए ग्रेड के ठेकेदार करेंगे बड़े रोडों, नहीं छोटे रोडों में ख़राब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब इससे क्या हुआ कि सहसा हर कंस्टिट्यूएंसी में 5-6 बड़े कुबेरों का सूत्रपात होता है, वो एंटर करते हैं। क्योंकि अब आज देखेंगे, उस दौरान एक भी नहीं था उत्तराखंड में उस लेवल का ठेकेदार। आज हर कॉन्स्टिट्यूंसी में देखोगे आप ए ग्रेड के 5-6 ठेकेदार तो कम से कम होंगे। और ठेकेदार का मतलब सड़क हो गया था यहाँ। अब सड़क क्यों?
आपको पूरे उत्तराखंड में देखो, अगर विकास के नाम पे देखोगे तो जब राज्य बना उस समय 2000 वो केवल 8000 किलोमीटर सड़क थी। आज वो सड़क 45,000 क्रॉस कर चुकी है किलोमीटर। पिछले उसमें 37-38 हज़ार किलोमीटर पिछले 21-22 साल में हमने इतनी किलोमीटर सड़क बना दी। ये सड़क ने क्या किया, एक 2-3 चीज़ें करी। एक तो धन कुबेर पैदा कर दिया तत्काल, क्योंकि सड़क ही विकास का, सड़क सबसे ज़्यादा क्यों दिखती है, क्योंकि सड़क इज डायरेक्ट कैश। ठेकेदार, लीडर, टेक्नोक्रेट, तीनों का एक ऐसा गठजोड़ बन गया कि सीधा पैसा आने लग गया। कंस्टिट्यूंसी छोटी हो गई थी, पैसों से मैनेज किया जा सकता था, पैसा आ गया तो पैसे का अपने दुष्प्रभाव ये हो गया। दूसरा क्या हुआ, इससे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या पड़ा। 1 किलोमीटर सड़क बनने में पूरे राज्य में, वो पहाड़ों में 30 से 60 हज़ार क्यूबिक मीटर मलबा पैदा होता है। तो हमने 37-38 हज़ार किलोमीटर सड़क बना दी। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 21-22 साल में हमने कम से कम 200 से 300 करोड़ घन मीटर मलबा, जो कि सीधा उत्तराखंड में सड़क दुनिया के सबसे पुरातन तकनीक से बनती है, सीधा खोदा और सीधा नीचे डाला, नदी में डाल दिया। और यहाँ इंजीनियर अलाइनमेंट तय नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने तो रोड्स देखी हैं बनते हुए, कि मैं जियोलॉजिस्ट भी रहा हूँ, मैंने उनके साथ काम भी किया है। यहाँ जो अलाइनमेंट तय करता है वो बेलदार भी नहीं करता, वो खाली निशान लगाता है। असली अलाइनमेंट तय करता है जेसीबी का ड्राइवर। वो सीधा चलाता है, जहाँ पे हार्ड रॉक होगी वहाँ से नीचे घुसाएगा या ऊपर चला देगा, तो और सीधा नीचे फेंक देगा और धड़ाधड़ रोड इस तरह से बनी। तो और ये एक बड़ा रीजन बना जो कि फ्लड्स में और उसका क्या हुआ कि आप 1-to-1 मैच करता है। 2000 के बाद सडनली फ्लैश फ्लड्स की इवेंट्स में, अचानक बाढ़ों की घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि हुई, क्योंकि ये सीधे स्लोप में आपने डाला। उससे क्या हुआ कि नीचे वो बारिश के टाइम पे थोड़ा भी तेज बारिश आई तो वो मलबा अंततः नदी नालों में मिला। उसने क्या किया, एक तो साइज बना दिया, पानी का साइज, भाई मलबा आ गया ज़्यादा, एक तो उसका वॉल्यूम बढ़ गया और दूसरा डेंसिटी बढ़ गया, उससे मारक क्षमता बढ़ गई। तो इसलिए 1-to-1 मैच करता है। ये सारी चीज़ें ये हो गई। अब क्या हुआ है कि 2002 में मैंने कहा कि छोटे भैया नेता बने जी। 2007 तक इतने ठेकेदार डेवलप कर दिए थे राजनीति ने कि 2007 में कुछ ठेकेदार और कुछ ठेकेदारों से प्राप्त पैसा करने वाले छोटे भैया नेता जो ऑलरेडी वो थे, वो प्लेयर में, वो राजनीति में रहे। 2007 और 5, 12 में जो 12-13 में जो 12 में हुए थे ना, 12 में 2012 का चुनाव में मेजॉरिटी जो असेंबली में गया वो सीधे ठेकेदारी चले गया। अब ठेकेदार सपोर्ट नहीं करने वाला था, ठेकेदार वो भी बन गया। और 2012 के बाद 17 में मैंने देखा बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर या तो निर्दलीय लड़े या पार्टियों से लड़े, फिर वो प्रॉपर्टी में पड़े। और आप भी देखो, अब भी देखोगे केवल अधिकांश दोनों पार्टियों में या तो ठेकेदार हो गए या अब ठेकेदार में शराब का ठेका वाले भी हैं। अब इस समय शराब माफिया का बड़ा प्रभाव देख रहा हूँ मैं। शराब, जमीन और ठेकेदार जो सड़कों से पनपते हुए और चीज़ों पे पहुंचे थे, ये गठजोड़ में मेजॉरिटी में, मतलब बहुत जनरल परिदृश्य में मैं दोनों पार्टियों में ये देख रहा हूँ। इसकी वजह से क्या हो गया कि जो जनपक्षीय राजनीति थी वो कुछ लीडरशिप के बौनेपन के कारण, कुछ उनमें भी निकृष्टवादी के बहुत ज़बरदस्त बड़े उसमें नहीं हुए, लेकिन इसलिए वो धीरे धीरे ऑब्सोलीट होती गई, हाशिए पर पहुंचती गई। और सबसे बड़ा उनको हाशिए पर धकेलने का काम किया पैसे ने। अच्छा, और हम आंकड़े भी जब देखते हैं, फिगर्स जब देखते हैं, वोटिंग पैटर्न्स देखते हैं पिछले 22 सालों का, तो शुरुआत में हम ये पाते हैं कि जो वोटिंग परसेंटेज था नेशनल पार्टीज़ का, कांग्रेस और बीजेपी का, वो लगातार बहुत तेज़ी से बढ़ा है पिछले 4 विधानसभा चुनावों में, जबकि रीजनल पार्टीज़ का और इंडिपेंडेंट्स का और बसपा का या बाकी दलों का भी घटा है। मतलब वोटिंग परसेंटेज सिमटता जा रहा है इन दो पार्टीज़ के बीच में। तो सर, यूकेडी जो एकमात्र आंदोलन से निकली हुई पार्टी, जिसको कहा जाता है कि मतलब इस पार्टी की राज्य आंदोलन में बड़ी भूमिका रही, पहली बार जब चुनाव हुए तो उस पार्टी के कुछ लोग जीते भी। क्या रीजंस देखते हैं कि उत्तराखंड जो कि आंदोलन से निकला हुआ राज्य है, यहाँ आंदोलन की पार्टियाँ बिल्कुल ही खत्म हो गई, हाशिए पे चली गई और दोनों नेशनल पार्टीज़ का एक तरह से कब्जा हो गया पूरी राज्य की पॉलिटिक्स में? देखिए, राज्य बनते ही, क्योंकि राज्य हम सब जानते हैं कि बड़ा, उसके पीछे बड़ा संघर्ष था, और संघर्ष सिर्फ सड़क पर लड़ने वड़ने वाला नहीं था, उसमें वैचारिक चीज़ें भी होती थी, वैचारिक बहस थे। उस समय के हम तमाम अगर दस्तावेज देखें तमाम पार्टियों के,
तो जो संगठन थे संघर्ष में शामिल थे, हम यूकेडी सहित और लोक संघर्ष वाहिनी, जन संघर्ष वाहिनी, ऐसे तमाम संगठन, और जो राज्य आंदोलन में जब पीक पर था उस दौरान भी बने, जैसे संयुक्त संघर्ष समिति वगैरह, छात्र युवा संघर्ष समिति, तो उस समय उनके दस्तावेज, रेजोल्यूशन, प्रस्ताव या कुछ दूसरे तरह के संगठन थे, उनके घोषणा पत्र वगैरह देखें तो उस वक्त संघर्ष मतलब कोरा संघर्ष नहीं था, वो था, उसमें विचार भी थे। अगर उस दस्तावेज हम देखें, राज्य बनने जैसे राज्य बने तो लोग तो ये लगा कि सब कुछ हमारे हाथ में आ गया, अब तो सत्ता आ गई, तो वो चीज़ें भूल गए जो जिनके पीछे जिन चीज़ों को लेकर के था, जैसे जल जंगल जमीन बहुत जब ये बोलते थे तो उसके पीछे पूरी बहस थी, ठीक है। जब पलायन पर बात करते थे तो पूरी डेटा होते थे हमारे सामने, उसके अनुभव होते थे। बाद में ये कुछ स्लोगन और वो जैसे रह गए, क्या कहते हैं कि हम जुमले जैसे रह गए इन चीज़ों पर। तो वो जो गंभीर बहस थी दस्तावेजों के जरिए सभाओं में होती थी, बैठकों में होती थी, जनसभाओं में होती थी, वो धीरे धीरे गायब होने लग गई। तो एक तो थोड़ा सा ये आया कि राज्य बन गया और अब सब कुछ हमारे हाथ में, तो अब हम कर लेंगे, अब वो बहस की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं। दूसरा ये हुआ कि जो संघर्ष के दौरान एक दशक में अगर हम देखें तो जो रीजनल ताकतें या थोड़ा सा लेफ्ट संगठन जो लीड करते थे, बाकायदा थे आंदोलन में, वो चुनाव जिस पैटर्न पर आया यहाँ 2002 में, उसमें वो कमज़ोर पड़ गए। ये पूरे देश में भी हुआ होगा, यूपी में हुआ होगा, दूसरी जगह, लेकिन इस छोटे राज्य में वो और बुरी तरह से कमज़ोर पड़ने लग गया। तो शुरू में जो थोड़ा सा ये था कि कम संसाधनों वाले लोग, क्योंकि राज्य आंदोलन में कुछ लोग संघर्ष करते रहे, कुछ लोग उसी दौरान, हम जानते हैं कि कुछ लोग उस दौरान भी कमाने धमाने में लगे हुए थे, तो कुछ लोगों ने पैसा जोड़ा, वो बाद में राजनीति में, वो चुनाव वगैरह में उतर गए। तो जो लोग संघर्ष की राजनीति, विचारधारा की राजनीति और जो सोच रखते थे पहाड़ को कैसे बनाना है, कैसे बसाना है, कैसे पलायन कम करना है, वो लोग ज़्यादातर संघर्ष वाले लोग संसाधन विहीन होते चले गए। तो चुनाव में न तो पैसा रहा, संगठन कमज़ोर हुए, आपसी टूटन वगैरह भी हुई, और ये चुनाव दर चुनाव दुर्भाग्य से ये वैचारिक बहस और ये संघर्ष कम हो गया। संघर्ष तो उसके बाद थम ही गए थे। अब आप देखें कि उसके बाद बड़ा जन आंदोलन ऐसा नहीं है कि जो कोई दिशा दे सके, या वो जो अंधाधुंध सब जा रहे थे दूसरी दिशा में, वो जा कर के पकड़ सके। तो ये हुआ, ये एग्जैक्टली हम यहाँ कारण ये देखें कि एक तो राज्य बनते ही जो फिर पैसा आया, और जो दो बड़े, हम देखें कि बारी बारी दो बड़े दल आए, छोटे दल तो थोड़ी बहुत बाहर से या भीतर से सपोर्ट कर पाए। हाँ हाँ। क्या ये क्षेत्रीय पार्टियों का, या उस समय जो लीड कर रहे थे क्षेत्रीय पार्टियों को, उनकी दूरदर्शिता की कमी भी थी कि ये ऐसे हुआ कि वो लोग जो कि राज्य आंदोलन के समय कांग्रेस बीजेपी के पहले से लीडर्स थे, वो कभी मुख्य रूप से आंदोलन का हिस्सा नहीं थे, और वो नेशनल पार्टीज़ का हिस्सा थे, वो अपनी पॉलिटिक्स यूपी के समय से भी कर रहे थे, लेकिन राज्य के लिए जो ताकतें लड़ रही थी, क्या दूरदर्शिता की ये कमी थी कि राज्य मिलते ही उन्होंने ये मान लिया कि हम लड़ाई जीत चुके हैं, जबकि लड़ाई शायद वहाँ से शुरू होनी थी एक राज्य निर्माण की? ये बड़ा सही प्रश्न है। इसको राज्य आंदोलन से जोड़ते हुए अगर हम इस राजनीति को समझने की कोशिश करें तो उत्तराखंड क्रांति दल एक ऐसा दल था जिसने उत्तराखंड राज्य का मुद्दा घर घर तक पहुँचाया, लेकिन वो उत्तराखंड में तमाम जितने भी असंतोष थे उनका एक मतलब उत्तराखंड के लाक्षणिक असंतोष का झंडा बना वो राजनीतिक दल नहीं बन पाया। और राजनीति उसमें हर समय आप देखोगे कि राजनीति जब उसके द्वारा उठाएगा आंदोलन इतना बड़ा हुआ, आंदोलन के बीचों बीच दल दो फाड़ हो गए। तो शुरू से उसमें ये प्रवृत्ति थी, लीडरशिप में बहुत सतहीपन, लीडरशिप में वो वैचारिक गंभीरता का अभाव, या तो वैसे लोग थे जैसे माननीय इंद्रमणि बडोनी जी, बहुत पवित्र आत्मा, लेकिन मैं जैसे आज की स्थिति में मैं बोलूँ तो मैं कई बार मजाक में करता भी हूँ कि इंद्रमणि बडोनी का राष्ट्रीय संस्करण अन्ना हजारे है। राष्ट्रीय संस्करण है बिल्कुल, मतलब राजनीतिक तौर पर परिपक्वता नहीं, मुद्दों की बहुत ज़्यादा उस हिसाब से कि आपको कौन कहाँ यूज कर दे, ये सारी प्रवृत्तियाँ करिए। और कुछ बहुत तेज टाइप के छोटे लीडरशिप ने उसमें बड़ा यूज किया, उसमें इंद्रमणि बडोनी जी को भी। उसके बाद भी देखिए वो जीते, ठीक ठाक नंबर आ गया था एक बार, तो उसमें शायद 7 या 4-5 जीत गए थे। लेकिन वो जो लीडरशिप थी ना, उन्होंने कहा अब तो मिला हमको, उन्होंने कहा वो कमाए, वो खटाखट उधर मंत्री बन गए, कुछ ये हो गया इस तरह, या फिर वो मंत्री बने फिर उन्हीं पार्टी के हो गए, जिन पार्टियों को समर्थन देते हुए मंत्री बने बाद में उन्हीं पार्टियों में घुस गए।
तो आप उससे देखोगे कि उस दल में जो उत्तराखंड की लाक्षणिक असंतोष का बड़ा झंडा था, उसमें राजनीतिक दिवालियापन यहाँ दिखता है आपको कि जैसे ही उनको पहले ही झटके में जैसे उनको दिखा कि यार ये तो हमको तो बढ़िया मिल गया ये कैश करने का, और वो सीधे उधर चले गया और दल खोखले हो गए। तो ऐसा नहीं है, ये बात मेरी बात सही है कि भाई पैसे ने हर जगह प्रभाव डाला, तो पैसे ने वोटर पे तो प्रभाव डाला ही है, मतलब दोनों दल में भयंकर पैसा आ गया, लेकिन पैसे ने जो तीसरे विकल्प का झंडा बोक रहे थे उनको भी बहुत हद तक प्रभावित किया। ये गिमिक्री ने, ये जल्दी वो करने की, आज देखोगे आज वो मतलब चुकी हुई जैसी लड़ाई, अनैतिक लड़ाई, मतलब वो नैतिकता खोई हुई लड़ाई, अब उनके मुंह से जो भाषण आते हैं उन भाषणों में वो तासीर नहीं होती है जो उस जमाने में होती थी। उसका कारण ये था कि मैं शुरू से पकड़ता था इस बात को कि उत्तराखंड क्रांति दल में राजनीतिक परिपक्वता नहीं है, राजनीतिक तौर पर उन्होंने पुख्ता बनाने की कोशिश, उससे बढ़िया तो हमने संयुक्त छात्र संघर्ष समिति बनाई, संयुक्त संघर्ष समिति बनाई। उस दौरान महिपाल भाई थे, इनका उत्तराखंड आज इन्होंने मैगजीन उस दौर में निकाला। वर्तमान उत्तराखंड हमारा एक तरह से मुख्य पत्रिका थी उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष, और उसके दस्तावेज आज भी देखोगे आप, इतने गंभीर विमर्श हमने शुरू किए, कितने सम्मेलन हम लोगों ने किए। उस दौरान छात्र युवाओं ने जो उसी दौरान एक संगठन बना, साथ कूदे, आंदोलन में कूदे, कुछ लोगों की पृष्ठभूमि तो थी, जैसे महिपाल भाई जैसे लोगों की तो थी, ये टिहरी डैम विरोधी आंदोलन से उनकी पृष्ठभूमि, लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे हमने इसमें व्याप्त अराजकता को हमने बहुत सिरे से, उस टाइम पे हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अराजकता थी, उसको हम लोगों ने बहुत बड़ी बेरहमी से उसको हमने हतोत्साहित किया। उसके बाद गंभीर विमर्श छात्र युवा उठाते थे उसमें, लेकिन ये विमर्श अनफॉर्चुनेटली जो लीड करते थे परंपरागत तौर पे उत्तराखंड के सेंटिमेंट्स को, उनमें ये विमर्श तब भी नहीं था। मतलब ये मुझे, और आज तो वहाँ से सर, आज तो नैरेटिव जैसे पहले तो ये बात होती थी कि तीसरे विकल्प की गुंजाइशें क्या हैं, कैसे बनेगा, अब तो वो प्रश्न भी एक तरह से गौण हो गया है, और बात ये आ गई है कि तीसरे विकल्प की जरूरत है भी या नहीं, क्योंकि इतनी नाउमीदी हो गई है लोगों में, और जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज दो पार्टीज का बढ़ा है उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए, सर क्या क्षेत्रीय पार्टियों का होना, मैं ये कह रहा हूँ कि उसने, उस दल ने जी उस दल ने एक बात रह गई कि उत्तराखंड का नारा जन जन तक पहुंचाने वाली उत्तराखंड क्रांति दल, और उत्तराखंड में तीसरे विकल्प और क्षेत्रीय दल की जमीन को बंजर करने वाला भी उत्तराखंड क्रांति दल, उसकी संभावना को खत्म करने वाला भी उत्तराखंड क्रांति दल रहा। ये दोनों क्रेडिट डिस्क्रेडिट उसी को जाता है। उसकी लीडरशिप ने कहीं पर भी पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं दिखाई, ये मेरा सीधा आरोप है। आज भी लोगों के दिमाग में उत्तराखंड क्रांति दल के प्रति मैं देखता हूँ, जो राष्ट्रीय दलों से भी संबद्ध है, उनमें भी बड़ा उस तरह का है, एक टीस जैसी है कि काश इस। और एक बात और भी हुई, इन्होंने, इसकी लीडरशिप ने एक बात और करी, जो योग्य लोग अगर जुड़ना चाहते हैं वो पूरे षड्यंत्रों के उसको डिस्करेज किया। एक बार तो संयुक्त समिति और छात्र संघर्ष समिति ने एक बार पूरा, हम लोगों ने मीटिंग करी जिसमें रविंद्र जुगराण भी थे, हमने कहा सब एक साथ जाते हैं। फिर हमने देखा वहाँ के बड़े षड्यंत्र हमारे खिलाफ होने लगे थे। ये मैं तो उस दौर की बात कर रहा हूँ। तो अब तो लीडरशिप में भी काफ़ी कुछ इधर उधर चेंज हो गए हैं, लेकिन ये बात सच है कि वहाँ ऐसा हुआ है। अब सर, तीसरे विकल्प की जो हम बात कर रहे थे कि तीसरे विकल्प की संभावनाओं पे बात करने से पहले तीसरे विकल्प की जो एक तरह से ये राष्ट्रीय पार्टियों ने ज़रूरत को ही एक इस तरह से प्रूव कर दिया है कि जैसे ज़रूरत ही नहीं रह गई है, सब जगह बीजेपी या कांग्रेस की ही सरकारें राज्यों में हो, तो डबल इंजन की सरकार जैसा जो एक जुमला दिया जाता है कि केंद्र में भी वही होंगे और राज्य में भी वही होंगे तो मजबूती से सरकार चलेंगी। तो सबसे पहले तो ज़रूरत पे लोगों को, क्या ये उत्तराखंड जैसे राज्य में क्षेत्रीय ताकतों का होना क्यों ज़रूरी है, या एक तीसरे विकल्प का होना क्यों जरूरी है, लोगों को इसके बारे में अगर कुछ बताना हो तो क्या, मतलब आप पर्सनली क्या फील करते हैं? वो ज़रूरत है, लोग भी समझते हैं, वो बताने की भी शायद ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि, मुझे लगता है कि बहुत से लोग, उनके पास विकल्प नहीं है ना, हेड टेल जैसा है कि ये नहीं है तो वो है। बहुत से ऐसे लोग हैं राष्ट्रीय दलों को जो मतलब चाहे अनचाहे अनमने ढंग से जो जिनको करना पड़ता है, उनमें भी एक परसेंटेज शायद 15-20% का ऐसा होगा जो चाहते हैं कि कोई अपनी पार्टी होती उत्तराखंड की।
ठीक है, भले उनके इंटरेस्ट उस तरह से हो, काम धाम उधर हो, लाइसेंस परमिट उधर से हो, लेकिन वो चाहते हैं, क्योंकि वो आंदोलन में कहीं ना कहीं वो अगर शामिल नहीं भी थे आज के, तो उनके पूर्वज रहे और उन्होंने उस आंदोलन को देखा है। तो बात ये नहीं है कि कोई राष्ट्रीय दल चाहे या उत्तराखंड की ज़रूरत है या नहीं, या ये लोग क्या समझते हैं। होना ये है दरअसल में कि एक बड़े आंदोलन के बाद ये सब हुआ और वो प्रवृत्तियाँ सब आ गई जिनका डॉक्टर साहब अभी जिक्र कर रहे हैं। मुझे ये लग रहा है कि अभी भी गुंजाइश तब है किसी एक यकीनी इशू पे अगर कोई एक संघर्ष फिर होता है, जन संघर्ष, तो वहाँ से संभावना होगी फिर, क्योंकि अब फिर वही ये नहीं होना है कि वो दूसरी राष्ट्रीय पार्टी से कोई दल बदल के यहाँ आ जाए और वो क्षेत्रीय विकल्प बनाए, वो नहीं होना है। वो तो फिर किसी आंदोलन से, जैसे उस समय संभावना थी, कोई आंदोलन और किन्हीं इशू को लेकर के होगा भी, जिस तरह की वो हो रही है। देखो हम अगर देखें 20, 22, 25 साल में कोई ठीक ठाक जन आंदोलन तो हुआ है पहाड़ में। आप देख लो कि आज़ादी के बाद 74 का भी था, जल जंगल जमीन को लेके हुए, शराब को लेके बड़े आंदोलन हुए, टिहरी बांध को लेकर के हुआ। तो इस तरह का आंदोलन कोई अब या तो हम देखें ठीक समय पर पकड़ पाएँ कि इस वक्त आंदोलन की परिस्थितियां हैं, वो क्या हो सकते हैं। देखो टिहरी डूबने के बाद एक आंदोलन की गुंजाइश वहाँ से थी, वहाँ से एक विमर्श था जो जल जंगल जमीन और संसाधनों के डूबने की बात और यहाँ के लोगों के हित की बात। अभी आप देख रहे हैं कि टिहरी डैम का जो इश्यू है कि यहाँ उसको 25% वे नहीं मिल पाया, ये इतना बड़ा इश्यू था। तो क्या कोई ऐसा इश्यू हो पाएगा संसाधनों के नियोजन को लेकर के या भागीदारी को लेकर के लोगों की, जो लोगों को फिर उद्वेलित कर सके। तो उस सही वक्त पर एक तो वो देखना पड़ेगा और उस वक्त सही लीडरशिप कोई निकल सके। तो मुझे लग रहा है ये अगले कुछ एक साल में ये होना है, किसी आंदोलन से फिर कोई विकल्प, और उसका या तो हम इंतजार करें या फिर देखें, फिर लोगों को उस स्तर पे ले जाएं। लेकिन ये ज़रूरत भी है और इसकी गुंजाइश भी है कि तीसरी कोई ताकत इस तरह से उभरे जो फिर इन पर इशू को लेकर के जो दबाव बना पाए। तो ठंड बहुत ज़्यादा है और अब अंधेरा भी होने लगा है, तो हम कंक्लूड करेंगे इसी बस लास्ट सवाल के साथ में कि सर अभी जो आंदोलनों से आपने बात की कि आंदोलन से शायद तीसरे विकल्प के निकलने की गुंजाइश है। पिछले कुछ समय में हमने देखा कि एक आंदोलन मोमेंटम पकड़ता था, जो भू कानून का आंदोलन था। बहुत समय बाद ऐसा हुआ कि युवाओं ने उसमें थोड़ी सी सक्रियता दिखाई, भले ही वो सोशल मीडिया तक सीमित रहा, लेकिन हालांकि जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो प्रगतिशील लोग हैं, वो लंबे समय से भू कानून की मांग करते रहे हैं। लेकिन पहली बार प्रदेश का युवा किसी एक मुद्दे पे साथ जुटा है। तो क्या भू कानून का मुद्दा ऐसा मुद्दा हो सकता है जो कि आगे जाके एक ऐसा बड़ा आंदोलन बने और जो कि जिनसे कि कुछ विकल्प निकल सकते हैं? भू कानून वाला तो मुझे बहुत गुंजाइश उसमें नहीं दिख रही, क्योंकि जो अभी तक उठ रहा था बहुत क्लियर नहीं था। मैं वो कह रहा हूँ एक नारा जैसा था कि उत्तराखंड मांगे भू कानून या हमें चाहिए भू कानून। वो पूरा विमर्श था नहीं ना उसके पीछे किस तरह का भू कानून। कानून तो है ही, कुछ हमारे सेंट्रल के कानून है, कुछ यूपी वाले कानून है, कुछ अमेंडमेंट हुए। तो कैसा कानून चाहिए, मुझे नहीं लगता कि उसमें भी जो आप कह रहे हैं कि बहुत से युवा थे, तो मैंने तो कोई ऐसा विमर्श या ठोस हो नहीं देखा किस तरह का। तो ये वो इश्यू कोई हो सकता है किसी आंदोलन का, मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये वो इश्यू होगा। कुछ इश्यू हो सकते हैं 3-4 इससे जोड़ते हुए कुछ और इश्यू, जैसे मूल निवास का एक इश्यू था है, या बेरोजगार कार्यालयों में उसको लेकर के स्थायी मूल निवास। तो ऐसे 3-4 इश्यू मिल करके भी हो सकते हैं। अब उसमें ये वही वाली बात है कि उसके जरिए, इश्यू के जरिए लीडरशिप निकालनी है, आंदोलन के जरिए लीडरशिप लानी है, या फिर इश्यू के जरिए फिर वो बात आएगी। ये अभी अगले कुछ 2-4 वर्षों मुझे बहुत जल्दी तो गुंजाइश नहीं लग रही, थोड़ा सा देखते हैं। सर आप क्या कहेंगे? ये जैसे कि ये एक मैं महपाल भाई की बात से सहमत इसलिए हूँ कि उसमें एकेडमिक वर्क नहीं था बहुत ज़्यादा, पर उसका एक इंडिकेशन है। प्रायः ये देखा है मैंने, मैं उसको कहता हूँ जियोलॉजी की भाषा में सेस्मिक गैप। अगर एक बहुत बड़ा आंदोलन, एक बहुत बड़ा भूकंप आया, उसके बाद बहुत सालों तक बड़ा भूकंप नहीं आता है, उसको कहते हैं सेस्मिक गैप। आंदोलनों के साथ भी इंटरेस्टिंगली ये बात होती है कि एक बड़े सोशल जन आंदोलन के बाद छोटे छोटे स्वार्थों के इस तरह के छोटे मोटे जर्क आएंगे, लेकिन बड़ा आंदोलन नहीं आता। भू कानून पर ये जो यूथ का जो मोबिलाइजेशन है, वो केवल ये कि यूथ का फिर मोह भंग होने की स्थिति आ रही है। अगर कोई इस तरह के मुद्दे, और
असल में क्या होता है कि आंदोलन किसी एक मुद्दे पर नहीं, मुद्दों का एक अमलगम, एक बंच बनता है ये और ये वो फिर एक धारा के रूप में प्रभावित होता है। उसके लिए इसमें अंकुर देखे जा सकते हैं, चाहे वो भले ही सोशल मीडिया तक सीमित रहा हो, लेकिन उसमें इसके अंकुर ढूंढे जा सकते हैं। मुद्दा ये देखे, जैसे अब माइग्रेशन से लेकर सारी चीज़ें तो बड़ी हैं। अब माइग्रेशन क्यों हो रहा है आप देखिए, आज भी मैं सोच रहा था, अभी जब मैं आपसे बात करने की मैं सोच रहा था इसी पे बाद में बात करूँगा। देहरादून, ऋषिकेश, हल्द्वानी, कोटद्वार, इनके ऊपर का जितना भी पहाड़ का इलाका है, अगर किसी को स्ट्रोक पड़ जाता है या किसी को हार्ट अटैक पड़ जाता है, वहाँ से और ऋषिकेश तक कोई मतलब कहीं कोई, चाहे श्रीनगर है चाहे कहीं कुछ है, जो अर्बन क्लस्टर्स भी है पहाड़ों में, वहाँ भी नहीं है। तो आप ये बात बताइए, केवल एक हेल्थ एक ऐसे इशू है जो बहुत बड़ा इशू बन सकता है, बाकी चीज़ें सेकेंडरी हैं। अगर हेल्थ वाला अगर ठीक ढंग से एड्रेस होता ना, तो आदमी नौकरी करने चाहे बाहर जाता, लेकिन बुढ़ापे में घर आता, क्योंकि उसको हेल्थ कवर है वहाँ, उसके पास सोचने का डिस्पेंसरी है, उसके पास ये है कि उसको अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो। आप ये बताओ कि श्रीनगर में भी गढ़वा यूनिवर्सिटी के और जहाँ पे मेडिकल स्टोर है, मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर भी अगर किसी को थोड़ा अटैक पड़ गया, छाती में दर्द हो गया, तो सीधा वो रेफर करते हैं। और मैं तो एक बात कहता हूँ कि पिछले 20 साल में हमने ये किया कि पहले ये होता था कि लोग माइग्रेट करते थे, फिर क्या होता था कि जैसे किसी की डेथ हो गई श्रीनगर में, तो उसके रिश्तेदार ऋषिकेश, देहरादून, दिल्ली से आते थे। अब हो क्या रहा है कि मुर्दे भी माइग्रेट करने लगे हैं। हम किसी को इमरजेंसी हुई, उसको रेफर किया, वो रास्ते में ब्यासी में ख़त्म हो जाता है और तब सीधे खड़खड़ी में जाता है और सीधे देहरादून दूरदून वालों को बोलते हैं कि वहीं पे पहुँचो हरिद्वार में, तो मुर्दे भी माइग्रेट कर गए। बस यही किया हमने। तो कहने का मतलब ये कि हेल्थ का पहला इश्यू है जो पहाड़ का, जो एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है और इसमें बहुत बड़े आंदोलन की शुरुआत है। जब आप अभी भी देखते हैं, पहले ऐसा था ना कि ब्लैंकेट कवर था तो मेडिकल फैसिलिटीज पर पहले हॉस्पिटल में डॉक्टर थे उस टाइम पे, अब तो रिमोट के हॉस्पिटल में डॉक्टर ही नहीं है। और ये पीपीपी वाला जो रोग आया ये और खतरनाक हो गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हॉस्पिटल का इशू है, जैसे इन्होंने कहा कि जैसे अभी बेरोजगारी का इशू बहुत बड़ा इशू बनने जा रहा है, भू कानून और ये जो मूल निवास प्रमाण पत्र वाला, ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों का एक संयुक्त बंच बन रहा है और सुलग रहा है। ये आगे 4-5 साल के बाद एक बड़े आंदोलन में यूथ लीडरशिप के तहत, और उसकी तैयारी मतलब सोचने जनपक्षीय लोगों को उसकी तैयारी अभी से करनी चाहिए। आंदोलन के बीच से बने हुए संगठन, तैयार हुए संगठन बहुत ढीले ढाले होते हैं। संगठन डेवलप होते हुए तब आंदोलन डेवलप हो तो वो मजबूत रहते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर हमें ज्वाइन करने के लिए। और ये थे हमारे साथ डॉक्टर एसपी सती और सीनियर जर्नलिस्ट महिपाल नेगी जी। आई होप उन लोगों के अनुभव से, उन लोगों के लंबे एक्सपीरियंस के आधार पे उन्होंने जो एक ओवरव्यू दिया वो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बारामासा की चुनाव यात्रा जारी है, देखते रहें बारामासा।